नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली अब हमने आते हुए देखी है। पिछले 3 दिनों में 8% की बढ़त के बाद हल्की सी गिरावट अब यहां पर कच्चे तेल में, लेकिन इसके बावजूद भी $80 प्रति बैरल के ऊपर हो रहा है कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर अब शायद खरीदने के मौके बनते हुए नजर आए हैं। हमने इस हफ्ते में ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यूएस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आता हुआ देखा है, और उसके बाद हल्की सी गिरावट यहां पर सोने चांदी में बनी है। बात करेंगे अब यहां पर कॉटन पर भी, जहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। क्या हैं दिक्कतें, क्या सोच रही है सरकार और रेगुलेटर, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, और कॉटन पे बात करेंगे सीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा से। चीनी पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि यहां पर भी भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दिखाते हुए नजर आए हैं। लेकिन रवि, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे यहां पर, और कॉटन से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। भारतीय बाजारों में एक स्टेडी मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, लेकिन करंट स्तरों पे अब क्या करने की राय है? जरूर से जिस हिसाब से फिर से सेंट्रल बैंकर ने अपना टोन चेंज किया, कल ईसीबी ने भी फर्दर रेट हाइक के लिए इंडिकेशन दिया। साथ में बात करें तो जो फेड का कमेंट भी इतना एग्रेसिव था, हालांकि उस दिन मार्केट को ये समझ नहीं आया था। कल इवनिंग में काफी बड़ा प्रेशर अक्रॉस द एसेट क्लास था और डॉलर इंडेक्स में भी रिकवरी थी। तो मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स एक साथ आए और इस हिसाब से इंटरनेशनल बेंचमार्क में थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर आपको कॉटन में आता हुआ दिखा। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत और प्रेशर रहेगा, बट डोमेस्टिक मार्केट में ड्यू टू रूपी वीकनेस वहां पे मुझे ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है। 31,000 का काफी अहम सपोर्ट कॉटन के प्राइसेस में, एज वेल एज अराइवल स्टेडी है। इतना ज्यादा कुछ अराइवल में भी प्रॉब्लम नहीं, और जो अभी मानसून एंड वेदर चेंज हुआ है, शायद लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, और इस हिसाब से डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 31,000 के करीब जितने मिलता है वहां पे बाई करके चले। शॉर्ट टर्म में 30,800 का लेवल एज स्टॉप लॉस ध्यान में रखे। मुझे लग रहा है कि अपर साइड एक बार आपको 31,480 31,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। हालांकि सब्जेक्ट टू अभी जो नया वायदा है उसकी ओपनिंग का मार्केट वेट कर रहा है। ये भी एक काफी अहम डिसीजन होगा कि आगे ये नया वायदा कब ओपन होता है, और उसके साथ में थोड़ा बहुत आपको अगर इसमें रिस्क नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से आपको कोकुड कपास खली में अच्छा लेवल 2700 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। 2670 के स्टॉप लॉस के साथ कपास खली में बाई करना है। 2770 2780 तक के लेवल वहां दिखने चाहिए। तो आई थिंक ये इंटरनेशनल मार्केट की मंदी, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक प्राइसेस एक सरप्लस में रह सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियम बना रह सकता। रवि, जो बाजार यहाँ पर एक और कोशिश कर रहा है वो ये कि इंपोर्ट ड्यूटी में किस तरह से कटौती हो, उस पर भी हमने सरकार की तरफ से कुछ आते हुए नहीं देखा। दोनों ही नजरियों से अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती है तो भावों पे क्या असर पड़ता हुआ देखेंगे फिर आप? इंपोर्ट ड्यूटी में कट होगा तो डायरेक्टली रेप्लिका इम्पैक्ट होगा, एंड काफी मींस की जब भी एडिशन आएगा अगर, तो मेरे हिसाब से प्राइसेस में एक अच्छा प्रेशर होगा। हालांकि चांसेस कम है क्योंकि मार्केट ये एक तरफ अभी इंडस्ट्री की ओर देख रहा है, बट इंडस्ट्री की अपील के सामने अगर देखे तो स्पॉट में कपास के प्राइसेस पे काफी गिरे हैं, तो फार्मर को भी नुकसान होगा। अगर कॉटन प्राइसेस इस लेवल पे कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कट का गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो मेरे हिसाब से चांसेस कम है। हाँ, आता है तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट आएगा, और जितना परसेंट से ड्यूटी कट होगा इतना शायद इम्पैक्ट ना आए, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको वहां पे अगर 4 to 5% फॉर एग्जांपल ड्यूटी 4% करेक्ट होते कट होते हैं तो 2% का इम्पैक्ट आएगा। 100% इम्पैक्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी ड्यूटी कट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा जब भी डिसीजन आता है इंटरनेशनल प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन कॉटन पे इस टाइम ग्लोबल मार्केट का काफी फोकस है। तो अगर ये होता है तो आपको जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2-3% की रिकवरी इमीडिएट आएगी, तो इतना ज्यादा करेक्शन प्राइसेस में ना आए। ऑल राइट, तो क्लियरली वो तो बात हुई कॉटन के प्राइसेस की, और दूसरा कि अगर इंपोर्ट और ड्यूटी में कटौती आती है तो कितना असर हम यहाँ पर इसका पड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर भारतीय बाजारों में ये है कि दिसंबर का कॉटन वायदा जब एमसीएक्स पे एक्सपायर हो जाएगा तो जनवरी 2023 के लिए एज ऑफ नाउ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। यहाँ पर फिलहाल कारोबार नहीं किया जा सकता, और जिस तरह के भाव हैं एक हेजिंग मैकेनिज्म की जरूरत ऑफकोर्स यहाँ पर बाजार को है ही। हमारे साथ सीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जुड़े हैं। मिस्टर वाधवा, नमस्कार। और आपने सेबी को अप्रोच भी किया है, आपकी वो लेटर हमने देखी है जो आपने उन्हें लिखी है कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। क्या बातचीत है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है, और अगर किसी को यहाँ पर हेज करना है, ट्रेड करना है, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट तो की जरूरत है। बिल्कुल, ये हमने लेटर लिखा था सेबी में। उससे पहले भी हमने वेरियस अथॉरिटीज को, एमसीएक्स को, और एमसीएक्स के माध्यम से सेबी ने अप्रोच किया था, और फिर ये हमने
ऑफिशियल्स को सेबी में अप्रोच करा है कि इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि हेजिंग जो मैकेनिज्म है उसका बेसिक पर्पस यही है कि कंटिन्यूटी रहे। अगर उसमें ब्रेक आ गई तो उसका वो खत्म हो जाता है, जो यूज है वो खत्म हो जाता है। तो कल भी मैं सेबी में था और हमने ये दोबारा उठाया है। तो वी आर होपिंग कोई जल्दी से जल्दी वहां से नोटिफिकेशन आएगी और इसमें कंटिन्यूटी बनेगी। आई एम श्योर मिस्टर वाधवा कि आपकी यहाँ पर ब्रोकर से तो बात है ही, साथ ही साथ कॉटन एज एन इंडस्ट्री के साथ भी यहाँ पर बातचीत है। क्या वहां से भी रिप्रेजेंटेशंस गए हैं? जी, वहां से भी रिप्रेजेंटेशन गए हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे इसमें जैसे जुलाई अगस्त के अंदर सारे एसोसिएशंस गए थे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में और इसको कहीं बैन हुआ था। तो हम चाह रहे थे कि सारे एसोसिएशंस आए और वो इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी जो नीड है उसको बताएं और अप्रोच करें सेबी को कि हमारे को जरूरत है हेजिंग की, हमारे को जरूरत है इस कॉन्ट्रैक्ट की एमसीएक्स पे। तो हमारे अलावा सीपीआई के अलावा बाकी एसोसिएशन ने भी सेबी को लिखा है कि इसको दोबारा लाया जाए। और कॉटन तो एक बात है, यहाँ पर दिसंबर 21 को यहाँ पर वो जो 1 साल की मियाद है, बाकी कमोडिटीज जो सस्पेंडेड है एग्रीकल्चर में वो भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। उसके बारे में भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस हैं। आपने यहाँ पर जब हम पिछली बार बात कर रहे थे आपने कहा भी था कि आप एफएम से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी रेगुलेटर के साथ बातचीत जारी है। क्या वहाँ पर कोई नया स्टेप, कोई और रिजल्ट निकलते हुए देखा है आपने? ये अभी कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। जैसी हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, अगेन हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गए हैं और डिपार्टमेंट को फिर दोबारा नॉक करा है कि ये एक्सपायरी जो 1 साल हो जाएगा इसके बाद हमारे को रीलॉन्चिंग चाहिए। ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत जरूरत है, इसको मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट चाह रहे हैं इसको। तो मेरे को उम्मीद है कई सारी कमोडिटीज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी कमोडिटीज के अंदर जो बैन हुई थी वो वापसी रीलॉन्च हो गई। नरेंद्र जी, अगर हम यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ नहीं देखते तो क्या ये माना जाए कि कॉन्ट्रैक्ट्स नए लॉन्च किए जा सकते हैं, या फिर एक्सचेंजेस यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का, एक कॉन्क्रीट ऑफिशियल लेटर का वेट करेगा? मेरे को लगता है एमसीएक्स वेट करेगा एक कंक्रीट लेटर का। तो उसी के बाद ये रीलॉन्च कर पाए। ऑलराइट, तो 2 बड़ी चीजें यहाँ पर, एक तो कॉटन का जनवरी वायदा नहीं है और बाजार की पुश है सरकार की तरफ, सेबी की तरफ कि इसे लॉन्च किया जाए, और जो बाकी यहाँ पर कमोडिटीज बैन हुई थी 21 दिसंबर 2021 को, उनकी 1 साल की मियाद भी पूरी होती है और उसका भी इंतजार है। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 में कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर शायद आना चाहिए। मिस्टर वाधवा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर और बाकी कमोडिटीज पर यहाँ चर्चा भी करने के लिए। बाजार का यहाँ पर रुख कर लेते हैं और एक नजर डाल लेते हैं कच्चे तेल की तरफ, जहां पर हमने भावों में कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। पिछले 3 दिनों में 8% की तेजी के बाद कल रात यहां पर 2% की गिरावट देखने को मिली। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप प्राइस मूवमेंट एज ऑफ नाउ? देखिए, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 10% की तेजी आपको प्राइस में देखने मिली है। प्राइस अगर इंटरनेशनल अगर WTI की बात करें तो जो $70 की कमोडिटी थी ऑलमोस्ट $77 तक छू चुकी है। अब क्या हुआ है कि अब मार्केट में जो प्राइस है वो फिर खत्म हो चुका है। प्लस अगर आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स में फिर से यू टर्न देखने मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद फिर से गुंजाइश काफी हाई है। तो क्या होगा कि सारे इंडस्ट्रीज जो भी इंडस्ट्री के जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो बढ़ने वाली है, तो इंडस्ट्री स्लो डाउन होने की जो चांसेस है वो काफी हाई है। प्लस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो अभी मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ा दबान हो सकता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा है नहीं। आगे के 3 महीने बैकवर्डेशन में आ चुके हैं, तो एक्सपेक्ट करिए कि मुनाफा वसूली यहाँ पे जारी रह सकती है और प्राइस में यहाँ से एटलीस्ट 200 से 300 रुपए यानी 6000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $72 से लेकर $71 के लेवल्स आपको WTI में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, और धर्मेश, नेचुरल गैस के प्राइसेस आप कैसे देखेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से पोलर वॉर्टेक्स की बात की जा रही है उसका कोई बहुत बड़ा असर हमने एज ऑफ नाउ प्राइसेस में आता हुआ नहीं देखा? देखिए, नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी है और इसकी जो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा आप जब भी नेचुरल गैस में ट्रेड करें तो स्टिक स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट में दोनों साइड की फ्लक्चुएशन हो रही है। अब जो नेचुरल गैस जो 450 की कमोडिटी थी ऑलमोस्ट 600 चली गई है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये मुनाफा वसूली आ सकती है इसमें और प्राइस फिर से यहाँ पे मंदी के माहौल में आ सकता है। प्राइस और 520 से लेके 510 के स्तर के लिए आप नेचुरल गैस में मंदी करके चल सकते हैं। ये ऐसी कमोडिटी है जिसकी जो एक्सपायरी है 1 महीने पहले होती है, तो आज के तारीख में जनवरी ट्रेड्स हो रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फेब कॉन्ट्रैक्ट या मार्च कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें, उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा।
राइट, तो ये राय यहाँ पर कच्चे तेल में और गैस में आती हुई। लेकिन आगे बढ़ते हैं और गोल्ड स्पॉट की तरफ यहाँ पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि सोने चांदी में इस हफ्ते में गिरावट के साथ कारोबार है। दोनों ही कमोडिटीज वीकली डिक्लाइन के साथ यहाँ पर काम करने जा रही हैं। सोने की अगर बात करें तो हमने ऑलमोस्ट $1820 के हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे थे, लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है 1780 के आसपास यहाँ कारोबार। और चांदी ऑलमोस्ट $24.30 का हाई यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। करीबन $1 जितनी गिरावट हमने चांदी में भी आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं रवि सोने के प्राइसेस को? डेफिनेटली गोल्ड में थोड़ा बहुत लेट रिएक्शन पॉलिसी का है, बट जिस हिसाब से 3 सेंट्रल बैंकर की पॉलिसी खत्म हुई है, इस हिसाब से लग रहा है कि शायद डॉलर इंडेक्स में जो इन बिटवीन आपको अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा, वो मिला था, वो शायद अभी डॉलर इंडेक्स ने बॉटम बना लिया है। कोई बड़े मोमेंट की आशा नहीं है, क्योंकि आज इवनिंग में जेनेट येलन है, उसकी एक सिर्फ फाइनेंशियल रिव्यू के लिए मीटिंग है। उसके बाद 15 दिन कोई बड़े डेटा आने वाले नहीं है, तो शायद लग रहा है कि टाइम करेक्शन जोन में रहे, प्राइस करेक्शन यहाँ से ज्यादा ना हो। और 1770 के करीब एक अच्छा सपोर्ट भी है, तो कोई भी डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में पर्टिकुलर बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर में देखना चाहिए। एक मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डाउन साइड 53,500 से लेके अपर साइड 54,500, ये 1000 पॉइंट के रेंज में ये शॉर्ट टर्म में रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी डिप मिलता है 53,800 बाइंग का मौका ढूंढे, 53,500 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एज अ पार्ट ऑफ सेफ हेवन 54,400 तक के टारगेट अप्रोच होने चाहिए, वहां पे मुनाफा वसूली जरूर कर ले, क्योंकि प्राइसेस काफी दायरे में रह जाएंगे। ऑल राइट, और धर्मेश क्या राय देंगे, कैसे खरीदें सोना? क्योंकि अब तो इतने सारे विकल्प भी हैं, लेकिन गोल्ड सॉवरन बॉन्ड की जो नई ट्रांच है वो भी यहाँ पर सोमवार से शुरू हो जाएगी। ये तीसरी ट्रांच है जो सरकार ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। कितना फायदा देखते हैं आप लोगों को इसका उठाते हुए? देखिए, सरकार चाहती है कि गोल्ड इंडिया ज्यादा करे, बाय ना करे, क्योंकि अगर आप देखिए इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसका जो मेजर योगदान तो कच्चा तेल है, बट सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो वो चाहती है कि ज्यादा करके डोमेस्टिक मार्केट में सोना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय करे और फंड में बाय करे, ना कि आप फिजिकल बाय करें, सो दैट की जो ट्रेड डेफिसिट में इसकी योगदान हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोने में थोड़ी गिरावट आ सकती है। प्राइस काफी ओवर पोजीशन में आ चुका है और करंट लेवल पे मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा है। अगर आप कोई भी ज्वेलर के पास, चाहे होलसेल ज्वेलर, 500 से 600 रुपए की डिस्काउंटेड गोल्ड की प्राइस चल रही है, तो इसका मतलब है कि बाइंग मार्केट में ये लेवल पे है नहीं। और एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस में थोड़ी सी गिरावट और बरकरार रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से एक यूटर्न ले चुका है और प्राइस 106-160 डॉलर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहा और इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो सोने की चमक कम हो जाएगी। ये एक टेम्पररी अपर स्टैंड है, प्राइस फिर से 1750-1710 डॉलर के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो सकता है। 15 तारीख के बाद यूजुअली सारे मार्केट्स बंद हो जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ छुट्टी के माहौल है, तो मैं एक्सपेक्ट करिए कि सुस्त ट्रेड होगा, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। और प्राइस अराउंड 53,800 से लेकर 53,500 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं सोने में स्पेशली। और बिकवाली की राय यहाँ पर आप चांदी में भी करने की सलाह देंगे? डेफिनेटली सोने और चांदी दोनों साथ में चलेगी, इनफैक्ट बेस मेटल भी साथ में चलेगी, क्योंकि सुस्त ट्रेड है और डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आ रही है उसमें मार्केट में एक सेल ऑफ राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में अप्रोक्सीमेटली चांदी की बात करें तो 500 से 600 रुपए की गिरावट आपको चांदी में देखने मिल सकती है करंट लेवल से भी। ऑल राइट, तो राय यहाँ पर है मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अक्रॉस मार्केट्स में है। थोड़ी सी तेजी हमने यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है, और जैसे धर्मेश ने कहा कि अब धीरे धीरे हम हॉलिडेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम होता जाएगा। तो बिकवाली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मेटल्स में, प्रेशस मेटल्स में भी। धर्मेश बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर एग्री पर डालेंगे। बात करेंगे यहाँ पर चीनी की, कॉटन की तो हम कर ही चुके हैं, तो गुआर सीड, गुआर गम और मसालों पर भी लेंगे एक स्ट्रैटेजी। नमस्कार, आपका स्वागत है। और बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोरदार तेजी कल देखने को मिली है और हमने एक समय पर यहाँ पर रॉ शुगर में 5 साल के हाईज भी बनते हुए देखे। चिंताएं यहाँ पर मौसम को लेकर भारतीय बाजारों से है, और इसके अलावा थाईलैंड और ब्राजील में जो मौसम है वहां से भी कंसर्न्स हैं। यूरोप में माना जा रहा है कि इस बार फसल कम है, तो वहां पर भी इंपोर्ट के नंबर्स शायद हम बेहतर होता हुआ देखेंगे। हमारे साथ राहिल शेख जुड़े हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मेयर कमोडिटीज के। राहिल नमस्कार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ही हाल जानना चाहेंगे, जो ये तेजी देखने को मिली है कितनी सस्टेनेबल है? नमस्कार मनीषा। कल का जो दिन था थोड़ा इवेंटफुल था, तो थोड़े बहुत ऑप्शन की एक्सपायरीज थी और कुछ टेक्निकल ब्रीच हुए थे बाजार में, जैसे कि 20.48 का पॉइंट था, 20.60 का था। तो ब्रीच के बाद में थोड़ा टेक्निकल था, फिर शाम होते होते थोड़ा फंडामेंटल्स पे आ गए
कि भारत से एक अनाउंसमेंट आ गई थी कि हम एडिशनल शुगर एक्सपोर्ट पे देखेंगे जनवरी के महीने में। पाकिस्तान ने 5 लाख टन इन ट्रांचेस अलाउ कर दिया, लाख टन के हिसाब से। तो इफ यू सी कि कल शाम को फिर ये थोड़ा सा बाजार 19.95 के लगभग आकर के बंद हुआ, हिटिंग अ हाई ऑफ 2071। तो जहां तक के सस्टेनेबिलिटी है इस बाजार की, मुझे लगता है इट इज ड्रिवन के देयर इज अ शॉर्टेज इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। और ये फंडामेंटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राजील में कम शुगर रहेगी ड्यूरिंग मार्च अप्रैल में, और हिंदुस्तान भी शायद 60 लाख टन अपना एक्सपोर्ट कोटा खत्म करके चला गया होगा। और फिर न्यू अनाउंसमेंट का हम अवेट करेंगे सब्जेक्ट टू हमारा प्रोडक्शन। तो हमारा प्रोडक्शन जब तक के 34 मिलियन टन के करीब नहीं पहुंचेगा, आई थिंक तब तक के ये एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट देगा, कब देगा। तो 28 मिलियन का हमारा कंजम्पशन है, 6 का हमने एक्सपोर्ट कर लिया, तो 34 का हार्ड नंबर जो है वो रहना जरूरी रहेगा जहां तक मेरा अंदाजा है। तो आई थिंक मार्च अप्रैल में फंडामेंटली बहुत टाइट रहेंगे शक्कर के लिए। ऑलराइट राहिल, इंटरनेशनल मार्केट्स की तो ये बात हुई, और जैसे आपने कहा कल फूड सेक्रेटरी का बयान भी था इसमें कि एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि एक तो ये कि जो नया एक्सपोर्ट कोटा एक्सटेंशन है वो जनवरी से पहले नहीं आने वाला, और दूसरा ये कि क्योंकि एक सरप्लस है यहाँ पर चीनी में, तो हम स्पेशलिटी शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स की तरफ कंपनीज को अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या एग्जैक्टली उसके मायने हैं और कैसा बाजार है उसके लिए? मनीषा, पहले तो जैसे मैंने कहा कि 34 मिलियन का उत्पादन तो मिनिमम चाहिए। कहीं उसमें वेदर रिलेटेड एनोमली में कोई शॉक मिलेगा तो फिर वो एडिशनल कोटा आना या नहीं आना वो एक क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक एज वी प्रोग्रेस, हमारा क्रॉप प्रोग्रेस करेगा और हमारे पास हार्ड नंबर्स आते जाएंगे, तब हम बता पाएंगे कि अगला हम 20 लाख टन का ट्रांच दे रहे हैं या 25 लाख का दे रहे हैं या 10 लाख का दे रहे हैं। तो पहला तो ये उनके कमेंट के ऊपर है। और दूसरा, हिंदुस्तान ऑलरेडी रिफाइंड शुगर को काफी प्रमोट हमारे यहाँ पे हो रहा है। अगर आप इस सीजन में देखेंगे तो जहाँ 60 लाख टन के एक्सपोर्ट का अनुमान है, उसमें हम हिंदुस्तान की बनाई हुई रिफाइंड शुगर, जैसे कि यूपी की मिल में, मैं कोस्टल बेस्ड रिफाइनरी की बात नहीं कर रहा, इसमें जो हार्ड बेस्ड इंडियन रिफाइनरीज है, जैसे कर्नाटका में कुछ रिफाइनरीज आई हुई है, इंटरनल रिफाइनरीज है, उन्होंने कम से कम तकरीबन 7 से 8 लाख टन का एक्सपोर्ट ये सीजन किया है। तो या बिजनेस किया है, अभी तो एक्सपोर्ट इज चालू है। तो मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में उस चीज को उतनी प्रीमियम नहीं मिलती। आज लो क्वालिटी वाइट्स और रिफाइंड के बीच में उतना प्रीमियम नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कर सके। तो एनीवे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम श्योर, आई थिंक वी विल सी 4 से 5 मिलियन टन का प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है हमारे पास में रिफाइन का। अब डोमेस्टिक मार्केट उसको कितना प्रीमियम देके कंज्यूम करता है या वो एक्सपोर्ट में जाता है, वो तो वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑलराइट, यानी कि थोड़े से इफ्स एंड बट्स बाजार में यहाँ पर जरूर है, लेकिन एक सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनेशनल क्यूज की तरफ से इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस पे डेफिनेटली बन रहा है। राहिल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर लाइट डालने के लिए। बाकी एग्रो कमोडिटीज़ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉटन की बात तो की ही, लेकिन अब साथ में गुआर सीड, गुआर गम को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, जहाँ पर उठापटक जारी है। डिप्स पे खरीदारी की राय रवि अभी भी यहाँ पर बनती है? जरूर से खरीदारी वहां पे लोअर लेवल पे देखे तो काफी अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं। 12,000 का सपोर्ट गुआर गम में है, साथ में अगर गुआर सीड की बात करें तो वहां भी 1500 का अच्छा सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट के करीब चल रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार गुआर गम में बाई किया जा सकता है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का मेरा आउटलुक रहेगा। 12,680 12,700 तक के लेवल आपको गुआर गम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं जो गुआर सीड है उसमें भी 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 5950 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। दोनों में ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत मार्जिन के हिसाब से वॉल्यूम कम हुए, इस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एक टेपिड टू पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे बना रह सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर मसालों में अगर जीरे की बात करें तो नए हाइज बनने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? जरूर से मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि प्राइसेस काफी बढ़ चुके थे। गुजरात एंड राजस्थान में जो वेदर चेंज है, इस हिसाब से मार्केट की थोड़ी
एस्टिमेट एंड स्पेकुलेशन थोड़े बढ़े थे कि क्रॉप में थोड़ा फिर से कमी आने की उम्मीद है, और वैसे भी लास्ट ईयर की पाइपलाइन खाली थी, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ से और करेक्शन एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आए तो वो एक बाइंग का शॉर्ट टर्म के लिए मौका रहेगा। हालांकि थोड़ा करेक्शन 26,800 के करीब मिले तो वहां पे आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय कर सकते हैं 26,500 के स्टॉप लॉस के साथ। एक लिमिटेड अपसाइड 27,300 तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वही मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में थोड़ा गिरावट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो स्पाइसेस पैक है वहां पे टर्मरिक में तेज है, फंडामेंटल वहां पे कंपेरेटिव अट्रैक्टिव है, तो अगर कुछ भी गिरावट 8200 तक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें 8000 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि 8700 तक के लेवल हल्दी में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो हो रहा है यहाँ पर मसालों में भी है एक डिप्स पे खरीदारी की एक्सपेक्टेशन, वहाँ पर भी। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पे राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, आज जितना ही समय है, लेकिन ब्रेक के बाद सभी पूरा जो इक्विटी में एक्शंस है वो आपके लिए लेकर आएंगे।